हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं CA शमसिल आरफीन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल CA मित्रा 24 पे। और हमारा इनकम टैक्स का कोर्स चल रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। और अगर कोई डाउट है फ्रेंड्स तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो आपको। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम कवर करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ये हम कवर करेंगे। इसके बाद वो थोड़ा सा लेंदी है तो मैंने सोचा उससे पहले ये छोटा सा हेड है, इसको पहले कवर कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों सो फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं उनको शेयर करो। पिछले 4-5 मतलब जो वीडियोस हैं उसमें अच्छे से लाइक नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इससे क्या होता है तो फिर मतलब जो मोटिवेशन होता है रोज़ वीडियो बनाने का वो नहीं आ पाता है फ्रेंड्स, आप लोग समझते होंगे। तो फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो ताकि मुझे अंदर से मोटिवेशन आए, ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और जो अदर कोर्सेज हैं वो भी मैं लेकर के आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अपने नाम से ही कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि जो इनकम किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होती है तो वो कहाँ पर आकर के टैक्सेबल हो जाएगी, अदर सोर्स में। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और इनकम टैक्स में जो कहीं टैक्सेबल नहीं होती है वो कहां पर आकर टैक्सेबल हो जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 56। एवरी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो इनकम जो बाकी के 4 हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इन चारों में टैक्सेबल नहीं होती, वो कहां पर आके टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन वो जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो अदर सोर्स की है, वो कहीं टैक्सेबल नहीं होगी, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ये रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम है, तो जो कहीं टैक्सेबल नहीं होती है वो इस हेड में आके टैक्सेबल हो जाती है। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 56, जिसका कोई नहीं उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आगे चलते हैं। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 तरीके से होते हैं, हमें पता होगा, मर्केंटाइल एंड कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर जब हो रहा है, जो इनकम जब हो रही है तभी उसको हमें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी है। और मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, ड्यू बेसिस पे। आज मुझे किसी से पैसा मिलने वाला है बट मैं क्या करता हूं, आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेता हूं। और कैश सिस्टम में क्या होता है कि जब मिल जाता है तब एंट्री करता हूं। ठीक है, तो मर्केंटाइल सिस्टम, कैश सिस्टम समझ गए। तो इसमें इस चीज का बड़ा रेलेवेंस होता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर जो एसएससी है वो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है तो इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, कैश बेसिस पे। और अगर एसएससी फॉलो कर रहा है मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो इनकम कहां टैक्सेबल होगी, मतलब कैसे टैक्सेबल होगी, एक्चुअल बेसिस पे, जब वो ड्यू हो जाएगी, चाहे एक्चुअल में मिले या ना मिले। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है लिस्ट उन इनकम की जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होंगे। पहला है वो डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O। 115O में जो कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड देती हैं वो डिविडेंड का टैक्स पे करती हैं। तो जिसके ऊपर डिविडेंड का टैक्स पे हो जाता है, जब कंपनी पे कर देती हैं तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इसके अलावा जो भी डिविडेंड होंगे वो यहाँ पर टैक्सेबल होंगे। कोई कैजुअल नॉन रिकरिंग इनकम है वो यहाँ टैक्सेबल होगी। आपने कोई इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करी है, अनडिस्क्लोज इनकम बाद में पता चला, तो वो किस हेड में टैक्सेबल पता होगी, वो अंदर मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। आपके पास कोई लैंड है वो कहाँ पर है, इंडिया से बाहर है,
एग्रीकल्चरल लैंड, वहाँ आप खेती करते हो, वहाँ इंडिया में अगर आप खेती कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर खेती कर रहे हो तो वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जो हमारे विधायक होते हैं, है ना, चाचा विधायक हैं, ठीक है, उसी तरह जो MP MLAs होते हैं उनके रेम्यूनरेशन भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होते हैं। डायरेक्टर्स को हर मीटिंग के हिसाब से सिटिंग फी दी जाती है, वो भी अदर सोर्स में आ जाएगी। कोई ग्रेजुटी मिली है किसको, डायरेक्टर को, एज ए एम्प्लॉय नहीं बट फिर भी ग्रेजुटी मिली है, वो भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होते हैं उस पर, वो भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। कोई आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, वो भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, हॉर्स रेस, मतलब KBC देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उससे जो भी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। कोई आपके पास खाली लैंड पड़ी हुई है, वहाँ से ग्राउंड रेंट आ रहा है, तो वो भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। कोई आपने हाउस प्रॉपर्टी को सबलेट किया हुआ है, तो वहाँ से कोई अगर इनकम हो रही है तो वो भी यहीं पे टैक्सेबल होगी। उसी तरह कोई एग्जामिनेशन फीस है, कोई डायरेक्ट कमीशन मिला है आपको, तो इस तरीके की अगर आपको कोई घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो कोई फैमिली पेंशन मिली है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर टैक्सेबल होंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपका घर है, अचानक से कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास हो गया, हाईवे निकलने वाला है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ जहाँ से हाईवे निकलता है वहाँ वहाँ की जो प्रॉपर्टी होती है एक्वायर कर लेती है, और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको कॉम्पनसेशन मिल जाता है। तो अगर कोई आपकी ऐसी लैंड है जिसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है और आपको मिला है कॉम्पनसेशन, तो उस कॉम्पनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ लिस्ट जो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये 100% किस हेड में टैक्सेबल होंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, या हम कोई डिपॉजिट करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी कहाँ टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन कब, जब आपने उसको एज अ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर आपने एज अ स्टॉक, मतलब आपका काम ही है, आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें इंटरेस्ट आता है, ये आपका मेन बिजनेस है। अगर ये आपका मेन बिजनेस है तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कोई FD ले रखी है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की। देखिए, डिविडेंड कभी भी मिलेगा, कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में। सिंपल, चाहे आपका वो बिजनेस हो, चाहे आपने एज अ इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, कुछ भी हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहाँ पर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और जो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, ठीक है, जो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है शेयर होल्डर के हाथ में। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे करती है, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जब उसके ऊपर कंपनी DDT पे कर देती हैं तो फिर वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सब लोग KBC देखते हैं, कोई 50 लाख जीत रहा है, कोई 1 करोड़, कोई 5 करोड़। तो आपको क्या लगता है पूरा पैसा वो घर लेके चले जाते हैं? नो, जितना भी वो जीतते हैं, चाहे वो KBC हो, 10 का दम हो, कोई भी, बिग बॉस, इस तरीके के जितने भी गेम शोज आते हैं, जो भी पैसा इसमें कोई जीतता है, पूरा पैसा उसको नहीं मिलता है। उसमें से फ्लैट 30% आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। उसको काटने के बाद ही पैसा आपको मिलता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए, मतलब अगर आपने जीता है तो 30% तो फ्लैट उसमें से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 70 लाख मिलेगा, और उसमें से कोई डिडक्शंस, कोई एग्जम्पशंस कुछ नहीं मिलती है। फ्लैट आपका 30% जो है टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। और एक किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आता है फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है गिफ्ट। आपको कहीं से गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है आपके हाथ में। अब आप सोचोगे सर टैक्सेबल होता है तो क्या हम गिफ्ट वगैरह ना लें? आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपको कितने तक का गिफ्ट लेना चाहिए ताकि आपको टैक्स ना पे करना पड़े। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना है कि जो भी गिफ्ट आपको मिलेगा वो किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सबसे पहले बात करते हैं, जो आपको गिफ्ट मिला है वो आपको चेक मिला है, पैसा मिला है, कैश मिला है, फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसे मिला है। ठीक है,
तो इफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मोर देन 50,000, अगर आपको 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिला, कैसे मिला, कैश मिला, चेक मिला, मनी मिली, तो 50,000 से ऊपर जितना भी आपको मिलेगा, ठीक है, वो हो जाएगा टैक्सेबल पूरा, वो भी होल अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपको 51,000 मिला तो पूरा 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब अगर आपको किसी से गिफ्ट लेना है तो आप क्या बोलोगे, ठीक है आप मुझे 50,000 तक का गिफ्ट दीजिए कैश में, उससे ऊपर मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या, ठीक है। तो 50,000 तक का गिफ्ट कैश में एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, कार, वॉच, एक्सपेंसिव मोबाइल, कुछ भी, क्या वो हम ले सकते हैं? तो वो भी कहाँ तक ले सकते हैं, वो भी हम ले सकते हैं 50,000। फेयर मार्केट वैल्यू अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की जिस दिन गिफ्ट मिल रहा है 50,000 से ऊपर है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली, बाइक, कार, उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। ये क्या लिखा हुआ है, आपको आपसे कहोगे बाइक मिली है सर, बाइक कैसे टैक्सेबल हो जाएगी? नो, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस बाइक की वो हो जाएगी टैक्सेबल, सिंपल, ठीक है। आप फेयर मार्केट वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो बहुत ईजी तरीके से, तो पूरा का पूरा हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल। आगे देखते हैं, अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई, घर मिला, कोई प्लॉट या बिल्डिंग, तो हम कैसे निकालेंगे, जो स्टैम्प्ड ड्यूटी वैल्यू होती है ना, SDV, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, अगर वो जिस दिन आपको मिल रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो जितनी SDV है इमूवेबल प्रॉपर्टी की पूरी टैक्सेबल। किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो चाहे कैश हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, क्रक्स क्या निकल रहा है कि उसमें आपको 50,000 से अबव जो भी रहेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम तो, मेरे पापा ने हमें गिफ्ट दे रखा है बाइक और जो है मोबाइल बड़े भैया ने गिफ्ट किया हुआ है, बहुत चीज़ें हमें मिल रखी हैं, तो क्या हम टैक्स पे करें? हम तो ITR भी नहीं फाइल करते हैं, टैक्स भी नहीं पे करते हैं, तो सर क्या हमारे ऊपर कोई पेनल्टी आ जाएगी? तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि चाहे आपको करोड़ों रुपए का भी गिफ्ट मिले वो टैक्सेबल नहीं होता है। वो कुछ कंडीशंस हैं या फिर कुछ लोगों की तरफ से गिफ्ट हैं। जैसे फर्स्ट क्या कह रहा है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स आपको जो भी गिफ्ट देंगे, चाहे वो 50,000 का हो, 1 लाख का, 50 लाख का, 70 लाख, 1 करोड़, कितने का ही हो यार, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। आपकी शादी हो रही है, शादी में जितने मर्जी गिफ्ट लेना हो ले लीजिए, कितनी मर्जी गिफ्ट ले लीजिए, कितने ही अमाउंट का, एग्जेम्प्ट है। आपको आपके फादर से, आपके ग्रैंडफादर से कोई जायदाद मिली, विल बाय इनहेरिटेंस, वो भी कोई टैक्स बिल नहीं होगी। कोई पेई था, उसकी डेथ की वजह से आपको पैसा मिला है, कोई टैक्सेबल नहीं है। कोई लोकल अथॉरिटी, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट कोई गिफ्ट दे रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, सिंपल। अच्छा सर, तो सर रिलेटिव का मतलब क्या होता है, वो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल के लिए कौन कौन रिलेटिव होंगे, उसकी पत्नी, भाई, बहन, ठीक है, और मतलब स्पाउस के भाई बहन, मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपकी वाइफ है तो उनका साला, और अगर वाइफ है तो उसके मतलब भाई का भाई, तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके रिलेटिव्स हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स तो होंगे ही होंगे। उसी तरह आपके बेटे की बहू या फिर आपके दामाद, ठीक है, आपकी बेटी उसका दामाद, वो भी क्या होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ सबसे नीचे, स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, जो भी ऊपर लिखे हुए हैं लोग हैं, उनके हस्बैंड या हस्बैंड के लिए वाइफ, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके लिए, रिलेटिव्स। तो कैसे याद रखना है, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, ठीक है, लड़का और लड़की, आपके मम्मी पापा, लड़का लड़की, रिलेटिव्स हो गए। भाई बहन, रिलेटिव्स, भाभी, रिलेटिव्स, जीजा जी यानी कि जिनको हम लोग बोलते हैं ना, तो वो भी एग्जेम्प्ट। तो ऐसे हमें देखना है, ये सारे लोग कौन है, रिलेटिव्स हैं। ये रिलेटिव्स जब हमें गिफ्ट देंगे तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, मम्मी पापा और बेटा या बेटी, बेटे बेटी के हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। उसी तरह
भाई बहन, मतलब भाई की वाइफ आपकी भाभी और बहन के हस्बैंड, ये सारे लोग कौन है आपके रिलेटिव्स हैं। अब ये चीज़ें देखिए, अब ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर ये लोग आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ एग्जेम्प्ट। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम अभी और कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के, ठीक है फ्रेंड्स। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो मैं फिर वही कहूँगा, इसको शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो फ्रेंड्स। क्योंकि अगर वीडियोस आप मतलब शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियो को डेड कर देता है। और वीडियो एक बार डेड हो गई तो चैनल भी डेड हो जाता है। तो फिर आप लोग जब लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ गाइज शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।